जय श्री राम। आइए अब हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। कर्क राशि जो कि गहराई और भावनात्मकता से भरी राशि है, क्योंकि 4 नंबर कर्क राशि होती है और ये जल तत्व राशि होती है। काल पुरुष में इसको चौथा स्थान दिया गया है, इसलिए ये आपके मन मस्तिष्क से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। ऐसे व्यक्ति किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लगाव वाले या इमोशंस रखते हैं। ये चंद्र राशि के आधार पर मासिक राशिफल होता है, यानी आपका चंद्रमा यदि 4 नंबर में बैठा हुआ है और आपका बोलता नाम कर्क राशि के आधार पर है, तो यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। आज हम आपको बताएंगे कि सितंबर का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा है, गोचरीय व्यवस्था किस प्रकार से आपको प्रभावित करने वाली है, क्योंकि इस महीने लगभग 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, साथ ही साथ बृहस्पति जो अब तक चल रहे थे वक्री, कुंभ राशि से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इन 5 ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा इस महीने, उसके बारे में भी हम पूरी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। क्योंकि ये गोचरीय घटनाएं होती हैं तो इनका व्यक्ति विशेष के ऊपर 30% तक प्रभाव होता है। 70% प्रभाव आपकी कुंडली में दशा और कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठकर क्या रिजल्ट दे रहा है उसके आधार पर देखा जाता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये 30% का गोचर आपके लिए शुभ है या अशुभ, क्योंकि ये पूर्ण फलित नहीं है। कोई इसके बारे में कुछ भी कहे कि आपकी राशि से ये ग्रह यहाँ चल रहे हैं आपको इसका फल मिलेगा, ये 30% है, इसका प्लस और माइनस दोनों ही आपको यहाँ मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गोचरीय व्यवस्था को देखते हैं, कौन सा ग्रह कुंडली में आपके कहाँ गोचर कर रहा है। सूर्य मंगल का योग महीने की शुरुआत में आप देखेंगे तो धन भाव में बन रहा है। जहाँ सूर्य स्वराशि के हैं तो मंगल योग कारक होकर भ्रमण कर रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र बुध का योग देखिए तीसरे घर में बनता नजर आ रहा है। बृहस्पति अष्टम भाव में वक्री हैं तो शनि सप्तम भाव में वक्रत स्थिति में। राहु केतु वृषभ और वृश्चिक राशि में अभी भी यहाँ चल रहे हैं। तो ये तो थी गोचरीय व्यवस्थाएं। अब इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा बृहस्पति और शनि के बारे में, क्योंकि इस महीने सबसे मुख्य घटना जो हो रही है वो बृहस्पति और शनि को लेकर ही हो रही है। शनि को देखिएगा तो शनि यहाँ सप्तम भाव में सप्तमेश होकर विराजमान है। वक्री स्थिति में भले ही हैं, लेकिन ये ग्रह सूर्य की आभाओं से दूर है। जितना ग्रह सूर्य की आभाओं से दूर होगा उतना ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इसी कारण ये शनि, बृहस्पति, मंगल वक्री हो जाते हैं जब ये सूर्य से बहुत दूर हो जाते हैं। तो शनि सप्तमेश होकर सप्तम में विवाह कराने में सक्षम है, वैवाहिक जीवन को मजबूती प्रदान करने में सक्षम है। भले ही वक्री है तो थोड़ा बहुत कार्य में डिले करा सकता है, लेकिन कराता अवश्य है। सप्तम भाव पति से पत्नी को या पत्नी से पति को सहयोग दिलाने का भी होता है। वहीं दूसरी तरफ ये साझेदारी का भाव भी कहलाता है, क्योंकि ये दशम से दशम में बैठा हुआ है। तो उस लिहाज से कॉम्बिनेशन अच्छा है। अभी ये श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा आपकी राशि का लॉर्ड भी है। इसलिए थोड़ा सा आपको और ज़्यादा इमोशंस में डाल सकता है, भावनाओं में डाल सकता है, क्योंकि शनि भी यहाँ एक जल तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों राशि मकर राशि के अंदर आती है। अब इस शनि को प्रभावित करने जा रहे हैं इस महीने में बृहस्पति। शनि अपनी जगह पूर्ण रूप से मजबूत है। बृहस्पति कौन है? छठे और भाग्य स्थान का मालिक है बृहस्पति। छठे घर का मालिक अगर 8वें घर में हो, वक्री अवस्था में हो, तो ये ग्रह आपको निश्चित किसी न किसी प्रकार की बीमारी अवश्य देगा। ऐसी बीमारी दे सकता है जो काफ़ी लंबे समय तक आपको परेशान कर सकती है। वहीं ये भाग्य स्थान का मालिक होकर भी अपने से द्वादश या कह सकते हैं राशि से अष्टम में चल रहा होता है, यानी भाग्य को बनाने में अड़चनें आ रही हैं। भाग्य को बनाने में बाधाएं लगातार ये ग्रह दे रहा है, क्योंकि ये धन कारक ग्रह है। इसलिए धन को बनाने में या धन किस तरीके से जुड़े, धन का संचय किस प्रकार से हो, वो सब इसी योग के कारण संभव दिखाई देता है। अब वक्री ग्रह है, अष्टम में है, कुंभ राशि से मकर की तरफ मूवमेंट करेगा। यानी मकर राशि में जहां पहले से शनि विराजमान है, अब आपके षष्ठेश और भाग्येश की स्थिति पहले से कुछ बेटर होने वाली है, क्योंकि अब ग्रह एक खराब घर से निकलकर एक अच्छे घर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। 14 सितंबर को बृहस्पति कुंभ राशि को छोड़कर
लगभग 40 दिन तक मकर राशि में रहेंगे। उस 40 दिन के अंदर ये ग्रह वक्री भी रहेगा, ये ग्रह नीच का भी रहेगा। उसके बाद ये ग्रह अपना वक्रत्व छोड़ देगा लेकिन नीच का रहेगा और 35 दिन इसी राशि में रहने वाला है। तो हम यहां बात करेंगे कि ये वक्री और नीच होके कैसे फल देंगे आपको। षष्ठेश है, भाग्येश है, केंद्र में बैठा और वहां बैठा जहां शनि स्वराशि के होकर बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये प्लेनेट आपके लिए कोई नुकसान करने नहीं आया है। जब भाग्येश केंद्र स्थान में हो, स्वराशि के शनि की राशि में हो, नीच का है तो उसका नीचभंग राजयोग है, वक्रत्व है तो बली है क्योंकि शनि भी वक्री हैं और शनि बृहस्पति को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, इसलिए आपका भाग्य ऊर्जित होने का समय है। और ये होगा उस दौरान दोहरा गोचर, डबल ट्रांजिट, क्योंकि शनि और बृहस्पति 7th हाउस और शनि और बृहस्पति आपकी राशि को दृष्टि देंगे। यानी सप्तम भाव पब्लिक इमेज, पद प्राप्ति, प्रमोशंस, कार्य व्यापार के लिए अच्छा है, तो वहीं शादी विवाह से संबंधित संबंध बनाने के लिए भी अच्छा है। विवाह नहीं हो रहा है, रिश्ते आते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, किसी भी प्रकार का संबंध बनाने के लिए अच्छा है। किसी प्रकार की अच्छी बड़ी धार्मिक यात्रा या कोई बड़ा धार्मिक कार्य हो सकता है। हेल्थ के लिए मैं अभी भी कहूँगा, क्योंकि ये षष्ठ सप्तम में वक्री होगा तो ये आपके लिए और आपके लाइफ पार्टनर दोनों के लिए हेल्थ इश्यूज देगा। लेकिन ये दोहरा गोचर सप्तम के लिए भी शुभ है, आपकी राशि लग्न के लिए भी ये शुभ ही माना गया है। इसलिए जब तक ये ग्रह इस राशि में रहेगा इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करेगा जिनको कहीं ना कहीं बृहस्पति की महादशा, अंतर या प्रत्यंतर चल रही हो। क्योंकि महादशा है, अंतर है या प्रत्यंतर है, दशा में आ गया, गोचर में ग्रह आ गया, कहीं ना कहीं कुंडली में बैठा भी होगा और दृष्टि भी देगा। तो पहले तरीके से देखें तो ये कॉम्बिनेशन कोई ख़राब नहीं है कि अगर बृहस्पति यहाँ से मूवमेंट करके यहाँ जाएगा तो आपके लिए कोई समस्या का विषय नहीं है। इसमें घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस अपने डिसीजंस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, हेल्थ वाइज आपको अपना बचाव रखना होगा। अब बात करते हैं सूर्य मंगल की युति की। पहले सूर्य की बात करते हैं। धन भाव का मालिक धन भाव में हो, अच्छा है, कुटुंब के लिए अच्छा है, वृद्धि के लिए अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा है, अनुशासन के लिए, बोलचाल के लिए, वाणी के लिए, इन सभी प्रकार से सूर्य बेहतर है। लेकिन जब सूर्य स्वराशि का होकर दूसरे घर में हो तो अहंकार भरी भाषा भी ऐसा प्लेनेट बोलता है, या कहते हैं ऐसा जातक ऐसी वाणी बोलता है जिससे दूसरों को कुछ कष्ट हो। और वो प्लेनेट 2nd हाउस में है, इसलिए परिवार के लोगों से आपके कुछ संबंध खराब कर सकता है। लोगों को ये लगेगा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार, अभिमान आ चुका है। धन के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा है। 16 तारीख तक सूर्य इसी राशि में रहेंगे। जब जब सूर्य का गोचर 12वें और दूसरे घर में हो उस दौरान नेत्रों से संबंधित परेशानी या रोग भी देखे जाते हैं। ये सूर्य धन भाव में लगभग 16 या 17 तारीख तक मूवमेंट पे रहेंगे और उसके बाद ये प्लैनेट निकल कर पहुँच जाएगा साहस के भाव में। सूर्य तीसरे घर में सदैव ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये आपके धैर्य को बढ़ाने वाला होता है, आपकी हिम्मत को बढ़ाने वाला होता है, आपको साहस देता है। उस साहस के बल पर आप अपना भाग्य उदय करते हैं, क्योंकि यहाँ से तीसरे घर पर बैठेगा तो भाग्य स्थान पर दृष्टि भी देगा। अब इसका मंगल साथ दे रहे हैं। मंगल सिर्फ 5 सितंबर तक इस राशि में रहने वाले हैं। 5 सितंबर के बाद मंगल का जो ट्रांजिट, जो सूर्य मंगल के साथ धनयोग बना रहा था, योग कारक होने के कारण अब ये मंगल तीसरे घर में आएगा। अगर सिर्फ मंगल के हिसाब देखें तो तीसरे घर का मंगल सबसे अच्छा, क्योंकि जब मंगल तीसरे घर में होता है तो मंगल को कहते हैं साहस का कारक, और तीसरा घर ऑलरेडी इन्हीं चीज़ों के लिए जाना जाता है। साहस है, यात्राएं हैं, मित्र हैं, आप किसी काम के प्रति कितने ज़्यादा तल्लीन हो रहे हैं या उसके प्रति कितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि मंगल एनर्जी का कारक है। वो एनर्जी कहाँ जा रही है? 3rd हाउस में जा रही है। यानी आपकी एनर्जी और कार्य करने की जो क्षमताएं हैं वो मंगल बढ़ा रहे हैं। अब मंगल जब तीसरे घर में होता है तो उसकी चौथी दृष्टि 6ठे घर पे आती है। किसी प्रकार का झगड़ा झंझट चल रहा है, कोर्ट कचहरी का विवाद चल रहा है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो उन सबको सॉल्व करेगा मंगल, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि जब 6ठे घर पे हो तो वो वहाँ से संबंधित सुख लेने का प्रयास करती है। और मंगल सेनापति हैं, इसलिए वो कैसे भी उनको सुख लेना हो लेकिन वो उनको सुख प्राप्त अवश्य कराएगा। यही मंगल यहाँ से बैठकर भाग्य स्थान को भी दृष्टि देता है।
भाग्य के लिए अच्छा है, और जब अष्टम दृष्टि उसकी दशम भाव पर आ रही होती है जो कि उसकी स्वय राशि है, अचानक से कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, और वो परिवर्तन आपके लिए फायदेमंद, या अचानक से कोई बड़ा काम मिलना, किसी बड़े काम में जीत हासिल होना भी इस मंगल की बदौलत देखा जाता है। साथ ही साथ क्योंकि ये योग कारक है इसलिए ये धनदायक भी होगा। शिक्षा के क्षेत्र के लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप कोई शिक्षा कर रहे हैं, शिक्षा को पूरा करना चाहते हैं, शिक्षा में कोई आपको अचीवमेंट चाहिए, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ पंचम भाव संतान से सहयोग और संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा है। अब ये सूर्य मंगल का योग जो शुरुआत में बन रहा था धन के भाव में, जैसे ही महीना शुरू हुआ 5 तारीख को मंगल ने मूवमेंट करी तीसरे घर के अंदर, 15-16 तारीख में सूर्य भी वहां आ गया, और सबसे अच्छी बात यह है कि वहां पे बुध स्वय राशि के होकर, उच्च के होकर अपनी मूल त्रिकोण साइन में तीसरे घर में चल रहे होंगे। अब थर्ड हाउस और ज़्यादा बली हो गया, तृतीय तीसरे घर में, वहाँ पे साहस के 2 कारक मंगल और सूर्य भी आ चुके हैं। इसका मतलब थर्ड हाउस एक्टिवेट हुआ, तीसरा घर एक्टिवेट हुआ, तो शॉर्ट जर्नी से फ़ायदा देगा, मीडिया से फ़ायदा देगा, यात्राओं से फ़ायदा देगा, दूर के लोगों से संपर्क बनाकर आपको फ़ायदा देगा। आपको इसके लिए कोई बड़ी यात्रा या कोई बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन भी करना पड़ सकता है, या कुछ समय के लिए आप घर से दूर रहेंगे तो भी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारक रहने वाला है। उस लिहाज से ये सूर्य मंगल और बुध की युति पूरे महीने आपको बहुत अच्छा लाभ देगी, क्योंकि जब यहाँ पे 3 प्लैनेट बैठेंगे, वो तीनों प्लैनेट बैठ के देखेंगे आपके 9th हाउस को, और 9वां घर भाग्य का घर कहलाता है। आप अपने भाग्य को बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और भाग्य स्थान को देख कौन रहा है? उच्च का बुध, योग कारक मंगल, धनेश सूर्य। तो उस हिसाब से कॉम्बिनेशन अच्छा है। थोड़ा सा नेगेटिव ये फादर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है बस, बाकी आपके लिए ये बहुत सुंदर योग है। और आप शुक्र को भी देखिएगा, जिसका नीचभंग राजयोग अभी तक बुध ने किया, ये शुक्र भी लगभग 5 तारीख तक इसी राशि में रहेंगे, और फिर ये ग्रह आ जाएगा स्वय राशि का होकर अपने ही घर में। चतुर्थ चौथे घर में हो, भूमि जमीन जायदाद वाहन योग, इनसे फायदा होता है। प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें फ़ायदा है। प्रॉपर्टी की लेवा परचेज कर रहे हैं, सेल परचेज का कोई भी काम आपका है तो वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि शुक्र यहाँ चौथे घर में स्वय राशि के साथ दिग्बली होंगे, तो आप अपने परिवार में कोई लग्जरीज बढ़ा सकते हैं, कोई छोटा व्हीकल ला सकते हैं, कोई बड़ा व्हीकल ला सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स घर के अंदर ले आए, कोई टीवी, कोई फ्रिज, कोई वॉशिंग मशीन, ऐसा कुछ भी परचेज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये शुक्र स्वयग्रही होके मालव्य नामक महापुरुष योग बनाएंगे। तो शुक्र को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सूर्य मंगल बुध ने अपनी स्थितियों को बेटर बनाया ही है, क्योंकि शुक्र यहाँ से बैठकर दशम भाव को देखेगा, जो कि एकादशेश भी है, यानी शुक्र की दशांतर प्रत्यंतर चल रही हो तो वो आपके लिए और अधिक लाभकारी हो जाएगी। राहु और केतु बहुत लंबे समय तक इसी राशि के अंदर है। केतु मंगल के साइन में पंचम भाव में बैठा है। मंगल के बारे में मैंने आपको बताया कि वो आपके लिए कितना ज़्यादा फेवरेबल है। वहीं राहु शुक्र के साइन में है। शुक्र के बारे में मैंने आपको बताया कि वो आपके लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। अगर आपको किसी भी व्यक्ति विशेष को मंगल से संबंधित महादशा या अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो ये महीना आपके लिए और ज़्यादा मजबूत हो सकता है, क्योंकि यहाँ मंगल योग कारक भी हैं, धनदायक भी हैं, मेहनत कराने वाले भी हैं, साहस से फ़ायदा दिलाने वाला भी है। तो ज़्यादा बेटर ये है कि अगर किसी को मंगल की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही हो और ये गोचर भी मिल रहा हो तो समझ लीजिए आपके लिए सोने पे सुहागा है। बाकी ओवरऑल प्लैनेटरी पोजीशन ठीक है। अगर बृहस्पति की दशा है, अंतर प्रत्यंतर कुछ भी है तो हेल्थ का ध्यान रखना होगा। बाकी बृहस्पति आपसे कुछ भी हानि नहीं देंगे। तो ये था मेरा आज का विषय कि सितंबर का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा है, प्लैनेटरी मूवमेंट आपको क्या दे रही है, ये गोचर आपको कितना फायदेमंद हो सकता है, उसके बारे में हमने आपको यहाँ बताया है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।